क्षितिज जी हैं, महाजन जी पूछ रहे हैं कि अविनाश सर, टाटा कॉफी पे आपका क्या व्यू है? नहीं, आई थिंक बढ़िया है। देखिए, कॉफी के प्राइसेस बड़े हैं क्योंकि ब्राजील में कॉफी का क्रॉप खराब हो गया है। इसका फायदा ऑलरेडी कॉफी के प्राइसेस में हमको देखने को मिला है और डेफिनेटली हमको लग रहा है कि नतीजे जो आने वाले 1-2 क्वार्टर्स में आएंगे वो काफी अच्छे रहेंगे। टाटा कॉफी नॉट ओनली इंडियन मार्केट लेकिन बेसिकली एक्सपोर्ट भी करती है। स्टारबक्स को भी वो अपना कॉफी सप्लाई करती है। तो टाटा कॉफी में जरूर अच्छा विकल्प है अगर किसी को 6 to 12 मंथ्स का नजरिया लेना है। ओवरऑल कॉफी स्पेस में मुझे लग रहा है कि सिचुएशन काफी पॉजिटिव है। सीसीएल प्रोडक्ट्स भी एक दूसरी कंपनी है जो हम ट्रैक करते हैं, वहां पे भी मैं समझता हूँ कि अच्छे नतीजे आएंगे, तो वहां पे भी मेरे ख्याल से निवेश का मौका बढ़ सकता है। ठीक है। अच्छा अविनाश सर, फिर मैं इस पे एक थोड़ा सा फंडामेंटल सवाल या एक उस तरीके से एक जुड़ा हुआ सवाल पूछना चाह रहा था कि जब हम ये कहते हैं कि टाटा कॉफी, तो टाटा स्टारबक्स भी टाटा का ही वेंचर है इंडिया के अंदर में, और टाटा कॉफी जो आप कह रहे हैं कि वो स्टारबक्स को कॉफी सप्लाई करता है, तो उसका फायदा क्या इस तरीके से, मतलब ये किस तरीके के रेट्स पे होता होगा और क्या उसमें मुनाफा भी होता है? क्योंकि इंटरनली बाइंग सेलिंग हुई है, तो क्या आप अपनी ही कंपनी के अपनी सब्सिडरी से खरीद रहे हैं, तो क्या उसमें भी मुनाफा होता है? नहीं, बिल्कुल। इनफैक्ट लवजीत, देखिए क्या होता है कि टाटा कॉफी बेसिकली स्टारबक्स को जो सप्लाई करती है, बेसिकली टाटा कॉफी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सब्सिडरी है। तो फ्रैंकली पेरेंट कंपनी ऑब्वियसली इसका फायदा करने को लेगी, लेकिन इस प्रकार से नहीं कि जो कंपनी इनको कॉफी सप्लाई करती है उनको लॉस कराए, क्योंकि फाइनली कंसोलिडेटेड नंबर्स में तो ये सब कुछ दिखता ही है। तो फाइनली क्या होता है कि जो कॉफी मान लीजिए आपने 50 रुपए में या 25 रुपए में टाटा कॉफी से ले ली, वो जब स्टारबक्स का कोई कस्टमर आता है वो 150 रुपया कॉफी के लिए देता है, तो उस प्रकार से वैल्यू एडिशन कंपनी कमाती है। तो ओवरऑल डेफिनेटली ब्रांड के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को स्टारबक्स की कॉफी इसलिए पसंद है क्योंकि वो एक बड़ा ब्रांड है। तो ऑब्वियसली जो रॉ मटेरियल लॉजिस्टिक्स है वो अच्छी तरह से वो मैनेज कर सकते हैं क्योंकि उनकी इंटरनल कंपनी है जो रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा फायदा तो ऑब्वियसली टाटा कंज्यूमर को होगा, जो बेसिकली ज्यादा स्टेक स्टारबक्स में होल्ड करते हैं। टाटा कॉफी एक कमोडिटी प्लेयर है और ब्रांडिंग का जो बेनिफिट है वो टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को देगा। ठीक है, लेकिन अभी भी मैं थोड़ा सा इसमें मुझे और क्लैरिटी चाहिए, क्योंकि ये तो कॉन्फ्लिक्ट जैसी स्थिति नहीं होगी कि वो स्टारबक्स आराम से कह सकता है कि मुझे इससे सस्ते में कहीं और से अगर मिलता है, तो इंटरनली उसको वैसे समझना चाह रहा हूँ। जैसे एक और एग्जांपल अगर मैं लूं कि आईटीसी का ब्रांड है बिस्किट सनफीस्ट, और आईटीसी का ब्रांड है, प्रोडक्ट है आशीर्वाद आटा। आशीर्वाद आटे से सनफीस्ट का बिस्किट बन रहा है, बाकायदा उसके अंदर में ब्रांडिंग होती है, उस बिस्किट के ऊपर में लगा होता है कि ये बना हुआ है आशीर्वाद आटे से। तो वो तो क्रॉस प्रमोशन है, क्रॉस ब्रांड का प्रमोशन है। लेकिन अगर ये दो अलग अलग लिस्टेड कंपनीज हैं जो कि यहाँ पे हैं, दोनों अलग अलग चीजें, टाटा कंज्यूमर और टाटा कॉफी, तो दोनों को अपने प्रॉफिट मार्जिन को ऊपर रखने के लिए इसमें फायदा मिल रहा है या नुकसान हो रहा है? मतलब अगर वो एक कंपनी कहती है कि ये मैं प्रोडक्ट बाहर से लेता हूँ, या इस रेट पे क्यों लूं जैसी चीज कि ये मुझे सस्ता मिल रहा है, सस्ता अगर मिल रहा है और सस्ता आप बेच रहे हैं, अगर आप कमोडिटीज में कॉफी अगर मैं सस्ता बेच रहा हूँ कंज्यूमर्स उसको, स्टारबक्स को, तो मैं नुकसान अपनी कंपनी का कर रहा हूँ, जो कि अपने आप में ये भी टाटा कॉफी भी एक लिस्टेड कंपनी है। जबकि अगर मैं महंगा देता हूँ तो उस कंपनी का नुकसान है जो दूसरी लिस्टेड कंपनी है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन कैसे होता होगा? नहीं, देखिए पहली बात तो जो भी एग्रीमेंट्स होते हैं टाटा कॉफी के साथ वो एनुअल एग्रीमेंट्स होते हैं। और दूसरी बात, यहाँ पे एटलीस्ट कॉस्ट प्लस मिनिमम मार्जिन पे ये लोग काम करते हैं। हालांकि मार्जिन की बढ़ोतरी का स्कोप टाटा कॉफी के लिए लिमिटेड है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वो फाइनली टाटा कंसोलिडेटेड यानी टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की सब्सिडरी है। टाटा कंज्यूमर के लिए डेफिनेटली ज्यादा फायदे की बात है, क्योंकि पहली बात तो टाटा कॉफी उनकी सब्सिडरी है और दूसरी बात वो B2C बिजनेस में है, यानी डायरेक्टली कस्टमर को वो प्रोडक्ट, ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं, तो उनको मार्जिन ऑब्वियसली कस्टमर से ज्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं अगर निवेशक ये सोचता है कि इससे थोड़ा सा वो थोड़ा सा प्रोटेक्ट करे, तो मेरे ख्याल से आप होल्डिंग कंपनी खरीद सकते हो। आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स खरीदिए, आपको ऑटोमेटिकली टाटा कॉफी का शेयर मिलेगा, बिकॉज अकाउंट्स में तो पूरा कंसोलिडेटेड पिक्चर ही होता है। तो आपको इस बात पे फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होना नहीं चाहिए। आप इंस्टेड ऑफ बाइंग टाटा कॉफी आप टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स ले लीजिए, क्योंकि अल्टीमेटली बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो तो पूरी तरह से ऐड करके टाटा कंज्यूमर के नंबर्स में कंसोलिडेटेड आता है। तो ये कश्मकश और ये जो इंटरनल उनकी जो प्राइसिंग होती है, इसमें कोई डाउट नहीं कि जो होल्डिंग कंपनी है उसको ज्यादा फायदा है, और जो ब्रांड वाली ओनिंग कंपनी है, जो B2C वाली कंपनी है,
उसको ऑब्वियसली ज्यादा फायदा होगा, एंड उसीलिए शायद टाटा कॉफी इतना नहीं चल रहा है कंपेयर टू टाटा कंज्यूमर। नीलेश जी, टाटा कॉफी का चार्ट देख लीजिए और उसमें भी पूछा है कि कहाँ पे एग्जिट किया जा सकता है जुलाई में, अगर इसमें से बाहर निकलना हो तो क्या किया, कब निकलना चाहिए? सर टाटा कॉफी को भी रखो इसको, क्योंकि बहुत टाइम के बाद ये ब्रेकआउट का सिनारियो मेरे को लग रहा है, लेकिन इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो 174, ओके। एक्चुअल में जो स्टॉप लॉस आ रहा है उसका 165 के आसपास आ रहा है, लेकिन मैं ज्यादा रिस्क प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि वो फिर 10 से 12% का मूवमेंट हो जाएगा। 174 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें होल्ड कर सकते हैं, लेकिन ये फिर से अगर 188 190 के ऊपर अगर ये चलना चालू कर देगा तो 210 भी दिखा सकता है हमें चार्ट्स के ऊपर। 174 के स्टॉप लॉस के साथ बिल्कुल बने रह सकते हैं।